सो तीन आपकी जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस आज कवर हो रही होंगी। एक आपकी सार्क है, देन आपका आरसीडी एंड ईसीओ। आरसीडी एंड ईसीओ बेसिकली क्लब करके ही पढ़ी जाती हैं, बिकॉज आरसीडी वाज द प्रीकर्सर टू ईसीओ। आरसीडी स्टैंड फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट एंड ईसीओ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की हैं। तो आज मैं आपको ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर करवा रहा हूँ इन डेप्थ इनके हवाले से, लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप करने जाएं उसके साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहा हूँ कि जीके का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर के लिहाज से भी वो उस अक्सर चीजें पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। इसके अलावा वो आपसे जो है वो जीके में जनरल जनरल नॉलेज के हवाले से भी, ऑर्गेनाइजेशंस की कब फाउंड हुई, कितने उसके मेंबर्स हैं, उसका फाउंडिंग सेशन जो है वो कहाँ पर हुआ, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पूछ लेती है। आपका एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछ लेता है, इसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने जाए ना, उसके चार एंगल्स बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको ये देख लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, कहाँ पर बनी थी। ठीक है, ये दूसरा एंगल हो गया, किस कंट्री वगैरह, ये पूरा एक एंगल कहाँ पर बन रही है, फाउंडिंग। फिर देन आपने उसके मेंबर्स की डिटेल्स देखनी है, कितने मेंबर्स हैं जी। ठीक है, और वो सारी डिटेल्स आ गई। दूसरा चीज आ गई, तीसरी चीज आपने देखनी है कि उसकी जी समिट्स कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, उसके अलावा उसकी अभी रिसेंट समिट कहाँ पर हुई है। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो समिट्स में आपको फर्स्ट एंड लास्ट स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए, फर्स्ट समिट एंड लास्ट समिट, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फिर देन सेक्रेटरी जनरल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटेरिएट को रन करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी जनरल हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस में होल्ड कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसके सेक्रेटरी जनरल का आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड द लास्ट का पता होना चाहिए। सिमिलरली अब पाकिस्तान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसका आपका थंब रूल आप रख लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करोगे कि आप उसका, आपको पता होना चाहिए कि उस पाकिस्तान में कब कब समिट्स हुए। टोटल समिट्स तो आपने जनरल देख लिया, देन पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका फिर आपने फोर्थ एक एंगल आ जाता है। ये मैं उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं यूएन की बात नहीं कर रहा। तो आपने देख लेना कि अभी पाकिस्तान के कौन कौन से मतलब समिट्स पाकिस्तान में हुए हुए हैं। ठीक है, आपने वो देख लिया। देन आपने क्या करना है कि जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की से जो थे, तो वो कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल थे, उनका टेन्योर क्या क्या था, समिट्स जो पाकिस्तान में हुए वो कब कब हुए। ठीक है, अब जब वो हुए तो उस टाइम पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ना फर्दर कनेक्ट द डॉट्स करते हुए, तो उसके साथ आप जब पाकिस्तान का पोर्शन कर रहे हो तो ताकि आपका साथ पाकिस्तान अफेयर का भी जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो साथ ही आपका कवर हो रहा हो। ये नहीं करना कि साइलो में मैंने एक चीज पढ़ ली, फिर साइलो में मैंने दूसरी चीज पढ़ ली। तो इस तरह से आपको जो है वो चीजें कवर नहीं हो रही होंगी और आप उल्टा जो है वो एक टेंशन में ही रहेंगे। सो इसमें जी चले जी स्टार्ट करते हैं सार्क के हवाले से। सार्क जो है बेसिकली एक्रोनिम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन, यस आई हैव स्टार्टेड। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है ये सार्क एक्रोनिम है, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज की एक एसोसिएशन है टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड आपस में ट्रेड एंड इंटीग्रेशन को जो है फोकस किया जा सके। पाकिस्तान इज आल्सो सिचुएटेड इन साउथ एशिया। इसकी जी स्टेब्लिशमेंट कब हुई है, मैंने बताया कि आपको जब भी आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन देखनी है सबसे पहले उसका आपने ये देख लिया, सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है सब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले देख लिया कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्रोनिम क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन साउथ सार्क बेसिकली क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जी सार्क है। ठीक है, देन ये स्टेब्लिश कब हुई थी, 8 ऑफ दिसंबर 1985। इसकी स्टेब्लिशमेंट डेट लाजमी याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका जीके का और आपके जो एग्जामिनर्स का काफ़ी फेवरेट पार्ट है। सार्क से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपसे अक्सर पूछ लेता है, उसकी वजह ये है कि सार्क का 2014 के बाद कोई सबमिट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रीजनल क्लैशेस और पाकिस्तान और इंडिया की जो मतलब एनिमोस्टिक रिलेशंस हैं, उसकी वजह से जो बिटर और हॉस्टाइल रिलेशंस है, उसकी वजह से जो है आपके कोई समिट उसके बाद नहीं हुआ। और उड़ी अटैक को रीजन बनाया गया था 2016 के समिट का बाइकआउट। में आगे चल के आपको इसी लेक्चर में बता रहा हूँ ये सब डिटेल्स। देन इसके बाद 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, कहाँ पर हुई थी जी, ढाका में हुई थी। सही है। आइडिया किसका था, बेसिकली उस टाइम पे जनरल जियाउर रहमान प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश थे। इधर 80s में जो है वो जियाउल हक
प्रेसिडेंट थे जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। और उसके अलावा बांग्लादेश में भी जिया नाम का ही बंदा था, उसका नाम था जियाउर रहमान। ठीक है। सो यहाँ तक मैंने ये आपको बता दिया कि भाई इसका एक्रोनिम क्या है, ये इस्टेब्लिश कब हुई। आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, 8 दिसंबर 1985, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की एग्जैक्ट डेट वो पूछ लेता है। देन जी इस्टेब्लिश हुई कहाँ पे थी जी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? इसका एक्रोनिम भी है MBBS पेन। MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन के साथ होता है तो M स्टैंड फॉर मालदीव, B स्टैंड फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। ये टोटल 8 मेंबर्स हैं आपके सार्क के अंदर, और ये साउथ एशिया के भी यही मेंबर्स हैं। मैंने रिपीटेडली बोला है कि आप लोगों ने अपना माइक जो है वो म्यूट रखना है। अच्छा, सो माइक आप लोगों ने अपना म्यूट रखना है और वीडियो भी ऑन नहीं करनी, बिकॉज रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। तो अगर इस दौरान आपकी कोई भी सामने रिकॉर्डिंग जो है फिर आपका ये चैनल वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगी, तो इस वाले से प्लीज़ काइंडली आप लोग जो है वो ख्याल रखें। सो मालदीव्स जो है इसका कैपिटल, अब आपको अब आपने एसोसिएटेड डिटेल्स क्या करनी है? आपने कंट्रीज लिखे तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, आपने किसी भी कंट्री के ना कैपिटल देख लेने हैं। मालदीव्स का कैपिटल है माले, MALE। भूटान का कैपिटल है थिम्फू। ठीक है, थिम्फू, इट्स थिम्फू इज कैपिटल ऑफ भूटान, थिम्फू। इस PFU आता है एंड में। बांग्लादेश इज का कैपिटल ढाका, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो, पाकिस्तान का तो डेफिनेटली पता ही है सबको, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल, इंडिया का न्यू दिल्ली, नेपाल का खटमंडू। ठीक है, तो सबसे जो डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, भूटान का थिम्फू, और जो नेपाल का खटमंडू, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इस वाले से ही आपको पता होना चाहिए। तो ये जी मेंबर्स हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया था? लेटेस्ट अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। और कब किया था? अफगानिस्तान ने जो ज्वाइन किया था वो 2007 में किया था। अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था। सही है। सो इसके बाद यहाँ तक कोई वॉइस का इशू या कुछ भी अगर कोई चीज़ है तो चैट में एक दफ़ा बता दें, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? हमने जस्ट सार के एक्रोनिम देखा, सार के मेंबर्स देखे, सार की स्टेब्लिशमेंट डेट देखी, और सार का मैंने आइडिया बताया गया किसने पिच इन किया था। ओके। आइडिया ऑफ सार्क वाज कॉइन्ड बाय फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जियाउर रहमान। सार्क का आइडिया किसने कॉइन किया था? फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका ये आइडिया था सार्क का। उन्होंने ये आइडिया जो है कॉइन किया था। ठीक है, और इसी वजह से अच्छा ये आप याद रखिए, अगर आप भूल जाओ ना पेपर के अंदर किसका कॉइन था, वो किस कंट्री से ताल्लुक रखते थे, तो ये याद रखो कि जिस ने किया होता है मोस्टली पहला सेशन उसी कंट्री में हो रहा होता है। जो किसी चीज का दरीबत चौधरी बन के बात करता है, बड़ा बन के बात करता है कि दिस शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैब्लिश होनी चाहिए, तो पहला सेशन आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का उसी कंट्री में मिलेगा। ECO वाज द आइडिया ऑफ बेसिकली रजा शाह पहलवी, जो ईरान के RCD वाज द आइडिया ऑफ रजा शाह पहलवी, जो कि ईरान के किंग थे उस टाइम पे। ECO के टाइम पे तो इनकलाब आ चुका था। सो उस टाइम पे जो ईरान के वो किंग थे रजा शाह पहलवी, तो रजा शाह पहलवी थे, तो तेहरान में ही आपको पहला समिट 1964 में मिलता है। RCD हम देखेंगे कि उसके लास्ट एक ईयर में 5 समिट्स हुए, बिकॉज उधर अनरेस्ट की सिचुएशन थी, ईरान में टर्बुलेंस थी, कुछ पता नहीं था क्या फ्यूचर होगा, तो इस वजह से बड़ा जल्दी में जो है वो समिट्स बाकी किए गए। सो आइडिया ऑफ सार्क जो है वो कॉइन किया था बाय फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने। अफगानिस्तान लेटेस्ट कंट्री है ज्वाइन करने वाला 2007, जब 1985 में सार्क बनी थी, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान के अलावा ये जो मैंने ऊपर आपको मेंबर्स कंट्री बनाए ये सारे थे, बट अफगानिस्तान वाज नॉट इन दैम। अफगानिस्तान को छोड़ के ये बाकी सारे 7 के 7 कंट्रीज सार्क के अंदर थे। इवन जो पाकिस्तान में भी सबमिट हुई थी 12th समिट 2004 वाली, तब भी अफगानिस्तान वाज नॉट द पार्ट। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पर है जी? परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका खटमंडू में है। सही है।
सो आपको मैंने वही एंगल्स बताया कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट की लोकेशन, मेंबर्स पता हो जाने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट डेट, आइडिया किसका था। ये दो एंगल्स आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पहले होते हैं। अब वो पहले दोनों एंगल्स हमारे सार के हवाले से कवर हो चुके हैं। अब सार की प्रेसिडेंसी कैसे मूव होती है जी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मूव होती है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सार की प्रेसिडेंसी मूव होती है। सबसे ज्यादा सार की समिट्स किस कंट्री में हुई है? सबसे ज्यादा सार की समिट्स इंडिया में हुई हैं। ये एक एसोसिएटेड डिटेल है, यहाँ पे कवर नहीं है। ये मैं आपको साथ बता रहा हूँ। सवाल हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले, सबसे ज्यादा समिट्स जो है सार की कहाँ पर हुई है? इंडिया में हुई है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑफ सार्क भी इंडिया ही है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क अब एक होता है ये जी, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। 3 इयर्स इसकी टर्म है सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क की। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, आपके किसी भी करंट अफेयर में भी वो पूछ सकता है। उनका नाम है जी गुलाम सरवर। बेसिकली जो बांग्लादेश वाले गुलाम लिखते हैं ना, ये मैंने पाकिस्तानी गुलाम लिखा था, बांग्लादेश वाले गुलाम लिखते हैं ऐसे, गुलाम सरवर। गुलाम सरवर, ठीक है, ये चैट में मैंने लिख दिया। सो उसकी वजह ये है कि उधर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लैंग्वेज की वजह से बंगाली थोड़ी सी डिफरेंट आती है। तो गुलाम सरवर जो है बेसिकली उनका कंट्री कौन सा है? बांग्लादेश का है, और वो 15th सेक्रेटरी जनरल है। कितने सेक्रेटरी जनरल है? 15 सेक्रेटरी जनरल है, और उन्होंने ये पोस्ट कब संभाली? 4 मार्च 2023 को। सो अभी वो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, तो ये वो आपसे हो सकता है पूछ ले कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है। तो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज गुलाम सरवर। कंट्री जी उनका बांग्लादेश है, और उन्होंने ये पोस्ट कब संभाली? 4 मार्च 2023 को। इनकी जो प्रीडिसेसर थी, जो 14 सेक्रेटरी जनरल थी, उनका नाम था उसका नाम था इसला रोवान विराकोन। इसला रोवान विराकोन वाज द 14th सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। और ये कहाँ से, इनका किस कंट्री से ताल्लुक था? इनका जी श्रीलंका से ताल्लुक था। अभी करंटली कौन है? करंटली इस गुलाम सरवर। गुलाम सरवर का ताल्लुक कहाँ से है? बांग्लादेश से है। कितनवें सेक्रेटरी जनरल है? 15 सेक्रेटरी जनरल है। कब से ओथ संभाला? 4 मार्च 2023 से इस ओहदे को उन्होंने संभाला हुआ। इनकी प्रीडिसेसर कौन थे? इसाला रोवान वीराकॉन, श्रीलंका से। टर्म लेंथ कितनी होती है सेक्रेटरी जनरल की? 3 इयर्स होती है। सही है। एनी क्यूरीज टिल नाउ? तो सब ओके है तो बस चैट में एक दफ़ा ओके लिख दें आप। सही है। सो देन इसके बाद आपके जो टर्म लेंथ ऑफ द सेक्रेटरी जनरल है, इट्स 3 ईयर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो अबुल हसन थे, जो कि बांग्लादेश से थे। तो अभी इस टाइम पे आप याद रख लो, सार्क भूल जाए तो, इस टाइम पे जो 15 सेक्रेटरी जनरल है गुलाम सरवर, दैट इज आल्सो फ्रॉम द बांग्लादेश। और उसके अलावा जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे अबुल हसन, वो भी बांग्लादेश से थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 15 दोनों इस टाइम पे बांग्लादेश से हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी बांग्लादेश से थे, करंट सेक्रेटरी जनरल गुलाम सरवर भी बांग्लादेश से हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम है जी अबुल हसन। वो किस कंट्री से थे? वो भी बांग्लादेश से थे। देन इसके बाद सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये मैंने आपको बताया, ये एरिया आपका सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जैसे ईयू अगर हम कर रहे हैं, या मतलब ब्रिक्स कर रहे हैं, तो उनमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा आपका, या नेटो कर रहे हैं तो वहां पे भी इस चीज़ की जरूरत नहीं होगी। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से होगा कि जहां पर पाकिस्तान जो है वो कोई एपिसेंटर का मकाम रखता है, या पाकिस्तान का कोई एक सिग्निफिकेंट रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपका जो रोल है वो ये होगा कि, वेट अ मिनट, बस 1 मिनट रुकिए। अच्छा जी, थोड़ा सा जी नेट का इशू हुआ था, तो माजरत उसके लिए। और अब ये है कि जी सेक्रेटरी जनरल की मैं डिस्कशन कर रहा था। सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो 5th सेक्रेटरी जनरल है,
और फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल जो है फर्स्ट जो फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल है वो नईमुल हसन है। ठीक है। और नईमुल हसन जो है फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल है और 1 जनवरी 1996 को। तो अब मैं सेक्रेटरी जनरल आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था नईमुल हसन, जो कि फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल है नईमुल हसन। और 1 जनवरी 1996 से लेके 31 दिसंबर 1998 तक। जब 1 जनवरी 1996 की बात हो रही है तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनजीर थी। जब इनके टर्म खत्म हुआ तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ थे। और 1998 के अंदर पाकिस्तान ने 28 मई को एटॉमिक ब्लास्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किए थे। सो फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल वाज नईमुल हसन। उनका टेन्योर कब से कब तक था? 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 1998, और ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान। देन 13 सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है अमजद हुसैन बी सियाल। ठीक है। ये जो है 1 मार्च 2017 से 29 फरवरी 2020 तक थी। ये इर्सला विराकौन से पहले जो 13 सेक्रेटरी जनरल थे ये वो थे। तो पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल कौन कौन से रहे हैं? फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से था, 13 सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से था। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी बांग्लादेश से था, अभी रिसेंट वाला बांग्लादेश से, और उसका नाम है गुलाम रसूल। पाकिस्तान से फिफ्थ है, उसका नाम था नईमुल हसन। 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 1998 तक उनका टेन्योर था। 13 सेक्रेटरी जनरल जो थे वो अमजद हुसैन बी सियाल थे। वो 1 मार्च 2017 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक उनका टेन्योर था। होप सो यहाँ तक सेक्रेटरी जनरल के हवाले से कवर होगी। तो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट आपने कवर करनी है, देन मेंबर्स कवर करने हैं, देन सेक्रेटरी जनरल कवर करने हैं। अगर आप किसी कंट्री के सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर किसी कंट्री के हवाले से आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये चीज़ नहीं पता, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ तक थिंग्स आर इनफ, या सेक्रेटरी जनरल के बाद फिर आप डायरेक्ट उसके समिट्स में चले जाए। जिन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान का बंदा सेक्रेटरी जनरल कब कब रहा वो पता होना चाहिए, और उसके अलावा पाकिस्तान में कब कब समिट्स हो रही हुई। तो ये चीज एक एडिशनल हो जाती है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान होता है। होप सो क्लियर टिल नाउ। क्लियर है तो देन आप ओके लिख दें चैट पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो एक दफा ओके लिख दें। तो अब सार्क से रिलेटेड एमसीक्यूज का आपका 360 डायमेंशन जो है वो यहाँ पर ये कवर हो जाती है। देन इसके बाद आपका समिट्स ऑफ द सार्क। ठीक है। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द सार्क टॉपिक स्पेसिफिकली। समिट्स कितनी हो चुकी हैं जी सार्क की? सार्क की टोटल 18 समिट्स हुई हैं। सार्क की कितनी समिट्स हो गई हैं? 18 समिट्स हो चुकी हैं अब तक। 18 समिट लास्ट वन है। ये कहाँ पर हुई? मैंने आपको बताया कि नॉर्मली फर्स्ट एंड द लास्ट का लाजमी आपको पता होना चाहिए। लास्ट है ये कहाँ पर हुई थी जी? खटमंडू नेपाल 2014 में। ये 18 सार्क समिट थी। फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई थी? 1985 ढाका बांग्लादेश में। और इसका मैंने गैस आपको कैसे बताया था कैसे करेंगे? बिकॉज द आइडिया ऑफ सार्क वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जियाउर रहमान। तो इस वजह से फर्स्ट समिट आपको वहीं पर ही मिल रही है। सही है। तो फर्स्ट समिट सार्क की कब हुई? 1985 में। किस कंट्री में हुई? बांग्लादेश में, उसके कैपिटल में ढाका में। सही है। एंड द लास्ट समिट अभी हुई है आपकी, वो कब हुई है? 2014 में हुई है। काफी पुरानी हो गई है बिकॉज सार्क काफी टाइम से डोरमेंट है। स्पेशली जब से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उसके बाद से सार्क का बिल्कुल ही जो सिनेरियो है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। फर्स्ट समिट जो है वो 1985 में ढाका में बांग्लादेश में हुई थी। लास्ट अभी हुई है खटमंडो नेपाल 2014 को। सही है। सो नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद यही थी समिट्स हेल्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में समिट्स कब हुई? फोर्थ सार्क समिट जो है वो 1988 बेसिकली दिसंबर में हुई थी। ये 1988 के इस्लामाबाद में। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर एंड प्रेसिडेंट वाज गुलाम इसाक खान। गॉट इट? 11th प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर एंड प्रेसिडेंट नेम क्या थे? गुलाम इसाक खान। गुलाम इसाक खान, एनीवन कैन टेल इन द चैट कि गुलाम इसाक खान का किरदार हिस्ट्री में पाकिस्तान में अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता? उसकी वजह क्या है? उन्होंने कौन सी अपनी ऐसी पावर है बहुत एक्सेसिवली यूज की थी जिसकी वजह से वो उनको पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर अटैकर या सबोटाजर के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उनको एक अच्छे लफ्जों में या प्रॉपर प्योर डेमोक्रेट के तौर पे याद नहीं किया जाता? एनी रीजन ऑफ दैट? एनीवन हु वांट्स टू टेल इन द चैट?
बाय द वे, गुलाम इसाक खान और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से डिटेल्ड अगर पर्सनैलिटी व्यू आपने कवर करनी है इनको स्पेसिफिक, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को, वैसे तो आगे लेक्चर्स में भी हम कर रहे होंगे जो स्पेशल सेशन ज्वाइन करेंगे प्रॉपर लोग, लेकिन वैसे अगर आप बेसिक इन्फो एंड प्रॉपर आप सुनना चाहते हैं तो डिटेल्ड लेक्चर ऑन द यूट्यूब इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल। गुलाम इसाक खान के बारे में भी है एंड बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी है। सो आफ्टर दी क्लास आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से उसका लिंक ले सकते हैं। सो देन फोर्थ सार्क समिट 1988 में है, और बेसिकली जो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा था, देयर वाज नो वन हु आंसर्ड इट, वो वजह ये थी कि 58 टू बी जो है, एक एट्थ अमेंडमेंट के अंदर क्लॉज ऐड की गई थी जिसके तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया गया था। तो वो जो 58 टू बी है उसका एक्सेसिव यूज किसने किया था? उसका एक्सेसिव यूज करने वाला जो है वो गुलाम इसाक खान थे, और उन्होंने दो प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को जो है घर भेजा। सो आपका सार्क यहाँ तक कवर हो जाता है। सार्क से रिलेटेड एनी क्यूरी तो आप लोग कोई पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स आरसीडी एंड ईसीओ। अच्छा जी, सार का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। आज का जो एजेंडा में हमारा दूसरा टॉपिक था, जैसे मैंने कल आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया था कि वी विल बी कवरिंग 3 ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। एक सार्क थी, सार्क मैंने काफ़ी डिटेल में आपको करवा दी। अब सार्क से रिलेटेड एमसीक्यूज तकरीबन जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स मैंने कवर कर लिए हैं, और इससे ज़्यादा बाहर एग्जामिनर फोकस में नहीं जाता, और यही एरियाज आपको सही तरह से पता होने चाहिए। तो सार्क से रिलेटेड जब भी एमसीक्यूज आएंगे यू विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स इन दैम। सो अब आरसीडी एंड ईसीओ की तरफ चलते हैं। सो ऑल ओके टिल नाउ, तो मुझे बस एक दफ़ा चैट में ओके लिखते हैं, बिकॉज वैसे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर द लेक्चर हम करेंगे। ऑल ओके टिल नाउ? अच्छा जी, टॉपिक 2 जो है वो ये है जी, आरसीडी एंड ईसीओ के हवाले से है। ठीक है। टॉपिक 2 जो है वो जी आरसीडी एंड ईसीओ के हवाले से है। आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। आरसीडी स्टैंड फॉर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका आइडिया किसने दिया था? आरसीडी का आइडिया दिया था ईरान के जो किंग थे एट दैट टाइम, मोहम्मद रजा पहलवी। और ईरान वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, बिकॉज रजा पहलवी साहब जो हैं वो जिन्ना साहब के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स में इनका शुमार होता था, और ये वजह भी थी। और इसके अलावा भी वैसे भी ईरान उस टाइम पे मुस्लिम जो फ्रीडम स्ट्रगल थी मुस्लिम वर्ल्ड की, उसको बहुत सपोर्ट किया था किंग, ईरानियन किंग ने। तो ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात से, अनलाइक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने जो ड्यूरेंट लाइन भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी एज ए बॉर्डर। सो इसके बाद समिट्स ऑफ आरसीडी की बात आ जाती है। आरसीडी कोई इतना वो नहीं था, डिटेल टॉपिक नहीं है, बेसिकली एक प्रिकर्सर है और अब एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको एक जस्ट सरफेस होगा। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आप वीडियोस ऑन ना करें, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर आप लोग यूट्यूब चैनल पे होगा, फिर आप लोग देखते रहिएगा अपनी पिक्चर वहीं पर अपनी। समिट्स ऑफ आरसीडी जो है, टोटल समिट्स जो है 12 समिट्स हो चुकी हैं आज, हुई थी 1964 से लेके 1979 तक। बेसिकली 15 साल सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन चली, 1964 में बनी, 1979 में खत्म होगी, ठीक है। और ये बनी कब थी जी? 1964 में। किसने बनवाई थी, किसका आइडिया था? मोहम्मद रजा पहलवी का। कौन कौन से कंट्रीज जिसके अंदर? पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। पहली समिट इसकी जो हुई थी वो तेहरान में हुई थी, ईरान, 1964, एंड द लास्ट समिट इज इन इस्तांबुल, टर्की। अब मैं यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताता चलूं। नाइन्थ से लेकर जो आपकी 12 समिट्स है, ठीक है, लास्ट समिट जो आपकी 12 समिट थी, सो 9 से लेकर 12 समिट तक जो 12
4 समिट्स हैं आखिरी, वो सारी की सारी 1979 में हुई है। बेसिकली वाइंडिंग अप का था बिकॉज एक अनसर्टेनिटी का माहौल था, प्रिवेल किया हुआ था, और ईरान के अंदर एक अनसर्टेनिटी थी कि ईरान में किस वक्त भी गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो इस वजह से जो है इसको स्ट्रक्चर को वाइंड अप करने के लिए, डोरमेंट करने के लिए एंड में समिट्स हुई थी। अब मैंने आपको बताया कि समिट्स इन पाकिस्तान जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है। इसके सेक्रेटरी जनरल्स वगैरह की डिटेल्स इसलिए नहीं मैंने मेंशन की बिकॉज इसके हवाले से इतना वो पूछा नहीं जाएगा। तो आपने ना सिर्फ जीके को तैयार करना है इन डेप्थ पर, के साथ साथ टारगेटेड एंड स्मार्टली भी करना है। ऐसी चीजों को मैं लिखता जाऊं कि मैं लीग ऑफ नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे कितने साल कौन रहा, कितने साल कौन रहा, तो वो अभी इस टाइम पे मेरे लिए फायदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो अभी एक डेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। लाइक वाइज इज आरसीडी। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो सेकंड समिट जो है 1967 में पाकिस्तान में हुई थी, फिफ्थ समिट 1974 में पाकिस्तान में हुई थी, सेवंथ समिट 1978 में हुई थी, और 11th समिट 1979 में। ये चारों समिट्स जो हैं वो अ, चारों समिट्स जो हैं वो आपकी हुई थी इस्लामाबाद में। और सेकंड समिट के टाइम पर आपके प्रेसिडेंट जो थे अयूब खान थे, फिफ्थ समिट के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, एंड सेवंथ एंड 11th के दोनों के टाइम पर जो आपके प्रेसिडेंट जिया वाज द कमांडिंग इन चार्ज ऑफ द कंट्री। आई होप सो क्लियर टिल नाउ। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों का है तो मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ लें। बिकॉज ये 5 मिनट्स के बाद जब दोबारा हमने क्लास ज्वाइन करनी है